एक छोटे से गांव में शादी का हर तरफ खुशी का माहौल था। घर के आंगन में शहनाइयां बज रही थी, मेहमान खाना खा रहे थे, दुल्हन बनी लड़की अपनी जिंदगी के नए सफर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अचानक उस लड़की के पिता के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें खिंचाईं। उसे एक ऐसी खबर मिल चुकी थी जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फिर तुरंत वह अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में ही लेकर डीएसपी पूनम पांडे के ऑफिस में पहुंच जाता है और डीएसपी पूनम पांडे के सामने वह रोने लगता है और कहता है कि मैडम, आप मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब डीएसपी पूनम पांडे पूछती हैं, आखिर बात क्या है? तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? इस दुल्हन को इस ऑफिस में लेकर क्यों आए हो? और तुम्हारी बेटी की इज्जत को भला क्या हुआ है? फिर वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को शादी के मंडप से लेकर आपके पास में आया हूँ। अब आप पर ही विश्वास है, हमारी मदद आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तब उस व्यक्ति के कहने पर डीएसपी जो महिला थी वह पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ है, पूरी बात हमें बताओ, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तब वह व्यक्ति डीएसपी पूनम पांडे को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद डीएसपी पूनम पांडे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह एकदम से दंग रह जाती हैं और सोचती हैं कि अभी भी इस देश में इस प्रकार के दरिंदे हैं। फिर डीएसपी पूनम पांडे वहां पर एक्शन लेने जाती हैं तो इनके साथ एक ऐसा काम किया जाता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आज भी हमारे देश में इस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं। पूरी घटना जानने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार मित्रों, सच्ची कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा बताने से पहले आपसे वही हमेशा अपील रहती है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की सच्ची घटनाओं को हम कहानियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं और आपको सतर्क रखना चाहते हैं। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही दबंग आदमी रहता था। उसकी दबंगई का मकसद यह था कि पूरे गांव में उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के मारे उसकी बात मानते थे। जो गरीब और कमज़ोर लोग थे उन पर उसका पूरा दबदबा रहता था। जब भी गरीब लोगों को पैसे की ज़रूरत होती वह उन्हें पैसे तो दे देता, लेकिन बदले में उनसे अपने खेतों और घरों में मजदूरी करवाता था। उसकी वजह से गांव के गरीब लोग उसके मजदूर जैसे बन गए थे। दबंग आदमी अपनी मनमानी करता था और गांव वालों को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस गांव में उसको जो भी लड़की अच्छी लगती थी उसके साथ वह गलत हरकतें करता था। उस गांव में कोई भी सुंदर लड़की दिख जाती थी तो वह उसी समय उसको अपने घर पर बुला लेता था। जब लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी तो जबरन उसको ले जाता था। उस लड़की के साथ गलत हरकतें किया करता था। उसके गांव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी उसकी। उसके गांव में केवल उसकी ही चलती थी। उसके गांव के लोग डर की वजह से उसकी ही बात माना करते थे। वहीं पर वह व्यक्ति जो गरीब वर्ग के लोग थे उन लोगों पर वह अपना पूरे तरीके से अधिकार कर लिया था। वह उस गांव का मालिक बनकर रहता था। उस गांव में उसके बिना परमिशन के कोई काम नहीं होता था और सभी गांव वालों को वह नौकर के समान बना कर रखा था। यूं मानिए वह अपने इशारे पर पूरे गांव के लोगों को नचाता था और इसके अलावा कोई भी गांव का व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो उस व्यक्ति के लिए वह बहुत बड़ी सज़ा देता था और उसके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इसलिए सब लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी पावर थी। उसके पास बहुत सारे बंदे थे
यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी करता तो वह पकड़ करके गांव के चौराहे पर सभी लोगों के सामने सजा देता था। इसलिए डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। उसने अपना खुद का नियम बना रखा था, जो हर शादीशुदा लड़की के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती तो विदाई होने से पहले उस दुल्हन को वह अपने घर पर बुलाता था और फिर उसके साथ में वही सबसे पहले सुहाग रात मनाता था। वह अपने गांव में यह एक ऐसी परंपरा चला करके रखा था, जब तक वह दुल्हन बनी हुई लड़की के साथ एक रात सो नहीं लेता था तब तक उस लड़की की विदाई नहीं होने देता था। यही सब कुछ काम उस लड़की के साथ भी वह करता था जो उस गांव में ब्याह कर आती थी। वह जबरन उस लड़की के साथ रात बिताता और उसके बाद ही उस जोड़े की सुहाग रात होने देता था। उसकी मर्जी के बिना कोई भी लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। इस अमानवीय नियम ने पूरे क्षेत्र को डर और लाचारी की जंजीरों में जकड़ दिया था। उसके आदमियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर गांव और हर नगर में यह निगरानी रखते थे कि कौन कौन सी गांव में हम लोगों को बिना बताए शादी हो रही है, और वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि कहीं कोई उनके खिलाफ कदम तो नहीं उठा रहा है। उसके आदमी हर गांव में घूम घूम कर यह पता लगाते कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उसके आदेशों का पालन न कर रहा हो। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता उसे बड़ी बेरहमी से सजा दी जाती थी। लोग इतने डर गए थे कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। हर गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो वह दबंग शर्तें थोप देता। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 140 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ वह गलत तरीके से संबंध बना चुका था। शादी के दिन हर परिवार का मन खुशी की जगह डर और अपमान से भर जाता था। किसी भी लड़की की विदाई दबंग रघुनाथ की मर्जी के बिना नहीं होती थी। लोग उसकी इस बेरहमी हरकत से तंग आ चुके थे, लेकिन उसका प्रभाव और डर इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो भी उसकी बात नहीं मानता उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। उसका आतंक अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं था, पूरे क्षेत्र में उसकी दबंगई का ऐसा आलम था कि लोग अपनी बेटियों की शादी करने से पहले ही डरने लगते थे। वे सोचते थे कि अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा। उसकी मनमानी और उसके आदमियों की निगरानी ने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। इस तरह उसका आतंक और अमानवीय घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। लोग बेबस और मजबूर होकर उसकी हर शर्त मानते जा रहे थे। उसी गांव में एक इज्जतदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे जिनका नाम था राम स्वरूप। वह अपनी ईमानदारी और खानदानी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। राम स्वरूप के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी राधा थी, जो अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। राधा सुंदर, संस्कारी और अपने पिता की परछाई थी, लेकिन राम स्वरूप के लिए यह खुशी एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। लेकिन उस गांव में वह दबंग व्यक्ति था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसके पास इतना पैसा और शक्ति थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। वह गरीबों को सताने और गांव की महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटता था। उस दबंग का आतंक ऐसा था कि पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी। राम स्वरूप हर रोज अपनी बेटी राधा को देखकर डर से सहम जाते थे। उनकी एक ही चिंता थी कि अगर उस दबंग की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गई तो वह उसकी इज्जत बर्बाद कर देगा। यह डर उनकी नींदें उड़ा चुका था। एक दिन शाम को जब राम स्वरूप चुपचाप घर के बाहर बैठे थे, उनकी पत्नी जानकी ने उन्हें परेशान देखा। वह उनके पास आई
और पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? राधा अब जवान हो गई है, हमें इसकी शादी के लिए अच्छा घर देखना चाहिए। उसकी उम्र निकल रही है और हम पर उसकी जिम्मेदारी है। राम स्वरूप यह सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। वह अपनी पत्नी से बोले कि तुम्हारी बात सही है, बेटी हमारी जवान हो चुकी है, उसका विवाह करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ यह नहीं है कि उसकी शादी कैसे होगी। मेरी असली चिंता यह है कि शादी के बाद अगर वह दबंग ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया तो हम क्या करेंगे। फिर राम स्वरूप की यह बात सुनकर उनकी पत्नी का दिल भी बैठ गया। उसने उदासी भरे स्वर में कहा, हम गरीब और कमज़ोर लोग उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी बात नहीं माने तो उसने लोगों को कैसी कैसी सजा दी है, यह सब हमने देखा है। हम तो जैसे उसके गुलाम बन के रह गए हैं। राम स्वरूप और उसकी पत्नी दोनों इस चिंता में डूबे रहते थे कि पुलिस जो है उसी के यहाँ पर आती है, जैसा वह कहता है पुलिस वैसा ही करती है। यदि ऐसे हालातों में हम यदि पुलिस के पास में जाएं तो पुलिस भी हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि पुलिस यहाँ की खुद उससे डरती है। यह सोचकर वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार अब जो होगा सो होगा, वह सब कुछ देखा जाएगा। अब धीरे धीरे करके अपनी बेटी के विवाह की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। शादी का जब पूरा तरीका से व्यवस्था हो जाता है और शादी की तारीख जब तय हो जाती है और कुछ दिन बाद जब बारात आने वाली थी तो इसके पिताजी अपनी बेटी की बारात वालों के खाने पीने की तैयारियां करा रहा था। चारों तरफ से खाने पीने की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन जब शाम के समय में बारात आती है और बड़े अच्छे ढंग से बारात की खातिरदारी होती है और सुबह के समय में जब विदाई का समय आता है तब तक वह दबंग की सूचना उनके पास आ जाती है और वह भी सूचना वापस भेजता है कि भाई तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, लेकिन विदाई करने से पहले अपनी बेटी को आप हमारे यहाँ पर लेकर के आओ। पहले एक रात हम इसके साथ में सोएंगे। जब इस सूचना को वह लड़की के पिता सुनता है तो एकदम से उसका कलेजा दहल जाता है। वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं या फिर आत्महत्या कर लूं, या फिर मैं अपनी बेटी के लिए उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। लेकिन मैं अपने हाथों से अपनी इस बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। यदि यही सब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं कुछ न कुछ गलत कदम जरूर उठा लूँगा। तब सभी लोग उसको समझाते हैं कि देखो भाई, आखिर हम मजबूर हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अब तुम कोई भी गलत कार्य मत करो। तब उसके दिमाग में एक बात आती है और वो तुरंत अपनी बेटी को उसी दुल्हन के रूप में अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर तुरंत शहर में आ जाता है और शहर में थाने पर भी नहीं जाता, वह सीधे ही महिला डीएसपी ऑफिस में पहुंच जाता है। जो महिला डीएसपी थी जिसका नाम पूनम पांडे था, वह महिला अपने कार्य के लिए बहुत ज़्यादा सख्त थी। अपना काम वह बड़े निष्ठा भाव के साथ में करती थी और समाज का काम तो इस प्रकार से करती थी जैसे मानो कि वह स्वयं का ही काम कर रही हों। इस वजह से वह लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला डीएसपी के पास में जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला डीएसपी जो थी बड़ी ईमानदारी के साथ वह कार्य किया करती थी और वह सोचती थी कि मैं जिस ज़िले में तैनात रहूं, जिस इलाके में रहूं, वहां कोई भी क्राइम का नामो निशान न रहे। बस महिला डीएसपी का इसी बात पर फोकस था। जब राम स्वरूप महिला डीएसपी के पास जाता है तो महिला डीएसपी अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी वहां पर राम स्वरूप को वह देखती हैं तो उसके चेहरे पर डर और आंसुओं का सैलाब था। वह डीएसपी के सामने घुटनों के बल बैठ गया
और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। आज मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। डीएसपी, जो अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती थी, यह दृश्य देखकर चौंक गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम इस तरह मेरे ऑफिस में आकर घुटनों के बल बैठ गए हो? क्या घटना हुई है? कौन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है? बताओ, बिना डरे सब सच सच बताओ। तो उसके पिता रोते रोते कहने लगे कि मैडम जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, राधा। उसकी शादी बड़े अच्छे तरीके से करने जा रहा हूँ। अच्छे तरीके से बारात आई है और बारात की भी मैंने खातिरदारी बड़े बढ़िया ढंग से की है। इसके साथ फेरे भी हो चुके हैं। विवाह जो है पूर्ण तरीके से हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, इसकी इज्जत कहीं दांव पर न लग जाए, इसलिए मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। कृपया करके मैडम जी, आप हमारी ऐसी कठिन घड़ी में मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती हैं कि तुम यही बातों पर बातें घुमा फिरा कर कह रहे हो। आखिर बात क्या है? सच सच हमें बताओ। तब वह व्यक्ति मैडम के सामने बैठ करके बताने लगता है कि मैडम जी, हमारे गांव में जो दबंग व्यक्ति है, हमारे गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी होती है और शादी हो जाने के बाद जब विदाई होती है, तब वह दरिंदा उसे अपने यहाँ बुला करके विदाई से पहले बेटियों की इज्जत लूटता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। उस पिता के मुख से जब यह बातें महिला डीएसपी पूरी तरीके से सुन लेती हैं, तो महिला डीएसपी का पारा काफ़ी हाई हो जाता है। गुस्से की वजह से उनका चेहरा लाल हो जाता है और वह कहने लगती हैं कि तुम्हारे ऊपर वह इतना ज़्यादा जुल्म करता है, इतनी दबंगई दिखाता है, और नगरवासी, गांववासी सभी उसके दबाव में रहते हैं। कोई भी गांववासी उसका विरोध नहीं करता है। तब वह पिता कहते हैं कि मैडम जी, विरोध तो हमारे गांव के बहुत से लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों के लिए अपने अपने आदमियों से कहकर चौराहे पर उल्टा लटका करके ऐसी ऐसी मार लगवाई है कि उनका बचना भी दुर्लभ हो गया है। उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग करने से मना कर देते हैं। वह दरिंदा विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए इतनी कठोर सजा देता है कि उसके पास इतनी पावर है, इतने लोग हैं, रुपया पैसा है, यहाँ तक कि लोकल थाने की पुलिस भी उसी का साथ देती है। हम जैसे गरीब लोग उसका क्या कर सकते हैं मैडम? पुलिस यदि थाने से भी जाती है तो वह भी उसी के पक्ष में बोलती है। यदि कोई थाने में जाकर रिपोर्ट करे तो थाने के पुलिस वाले भी उसी दबंग वाले के पास बैठते हैं, उसी के साथ भोजन करते हैं और उससे मिल करके बातचीत करके पुनः वापस अपने थाने के लिए लौट कर चले आते हैं। मैडम जी, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए हम सभी लोग चुपचाप रह कर के अपनी अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदाई से पहले हर बेटी को उसके घर भेज देते हैं। तब उसके बाद में वह कहीं विदाई होने देता है। जब उस पिता के मुख से महिला डीएसपी राम स्वरूप को आश्वासन देती है कि भाई, आप यहीं बैठो, अपनी बेटी को भी यहीं बैठा दो और उसके जितने भी श्रृंगार के साधन हैं आप हमें दे दो, और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है वह मुझे दे दो, मैं दुल्हन बनकर उसके पास जाऊंगी। फिर दुल्हन बनकर थाने के लिए वह फ़ोन लगाती हैं तो थाने वाले कहते हैं कि मैडम जी, वह बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और उसके ऊपर पॉलिटिशियन का हाथ भी है, इसलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती है। और आप भी जब जाएं तो बड़ी सतर्कता के साथ उसके ऊपर हाथ डालें, अन्यथा कुछ भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो नेटवर्क है वह बहुत बड़ा है, उसका जो नेटवर्क है वह बहुत फैला हुआ है, इसलिए कोई व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता। जब थाने की पुलिस के मुख से महिला डीएसपी इन बातों को सुनती है तो उन्हें एकदम से फटकार लगाती है और कहती हैं
कि तुम सभी पुलिस वाले डूब करके मर जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पुलिस प्रशासन में होते हुए भी कायरों जैसी बातें कर रहे हो। जब जनता मुसीबत में होती है तो पुलिस के पास में आती है, और जब पुलिस ही ऐसी बातें करेंगी तो जनता कहाँ जाएगी। महिला डीएसपी थाने के सभी स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाती है और थानाध्यक्ष को फ़ोन लगा करके कहती हैं, तुम्हारे पास में जितनी भी फोर्स है उसे तुरंत ही सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थानों की पुलिस के लिए महिला डीएसपी जो थी फ़ोन कर देती हैं कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंचो और उस गांव को चारों तरफ से घेर लो। तभी महिला डीएसपी के फ़ोन को पहुंचते ही 5 थानों की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला डीएसपी के साथ में जाते हैं और महिला डीएसपी जो होती हैं उसी लड़की का जो जोड़ा होता है दुल्हन वाला, महिला डीएसपी उसी जोड़े को पहन लेती हैं और दुल्हन बन कर के उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं, यह बताओ हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर वहाँ पर हमें स्वयं ही जाना पड़ेगा। तब वह पिता कहता है, मैडम जी तुम्हें स्वयं वहाँ पर जाना पड़ेगा। वह आता किसी के यहाँ पर नहीं है, केवल उसके पास में सूचना ही आती है और सूचना तो हमारे यहाँ पर सुबह ही आ चुकी है और एक बार सूचना और भी आ चुकी है। यदि हमने तीसरी बार लड़की को उसके पास में नहीं भेजा तो फिर कुछ भी कर सकता है वह। यहाँ पर आकर वह आतंक मचा देगा। तब वह कहती है कि ठीक है, मुझे लेकर के चलो उसके पास में। अब महिला डीएसपी को दुल्हन के लिबास में लड़की के पिता दबंग व्यक्ति के घर पर लेकर जाते हैं और दरवाजे पर पहुंच करके आवाज़ लगाते हैं कि बाबूजी आज मैं आपके दरवाजे पर अपनी बेटी को लेकर के आ गया हूँ। यह बात जब वह सुनता है तो वह निकल करके आता है और कहता है कि तू बहुत बड़ा बदमाश हो रहा है। 2 सूचनाएं मैंने तेरे पास भिजवाई, एक खबर में ही लोग अपनी लड़की को यहाँ पर छोड़ जाते हैं और तेरे पास में 2 सूचनाएं पहुँच गईं और तू अब आ रहा है। तब रामस्वरूप उससे कहते हैं कि बाबूजी क्षमा करना, काम मेरे पास में बहुत ज़्यादा था और अपने घर में काम करने वाला केवल मैं अकेला ही हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कार्य में हाथ नहीं बटा रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई और मैंने सोचा कि सारा काम मैं समेट दूं, तभी मैं आपके पास में आऊं। तब वह कहता है, चल इस लड़की को अंदर भेज। तब लड़की का बाप कहता है कि बेटी तुम अंदर जाओ। जब उस व्यक्ति के कहने पर मैडम जी अंदर जाती हैं तो अंदर जाकर देखती हैं कि उस दबंग व्यक्ति के रूम में शराब की बोतल रखी हुई है, वहीं उसके हथियार थे, गुप्ती बंदूकें इधर उधर टंगी हुई थी। पूरा उसने हथियार खाना बना करके रखा था और फिर उसके बाद में वह मैडम से कहता है, इस बेड पर जा कर के तुम लेट जाओ। उस दबंग व्यक्ति की बात सुन करके मैडम डीएसपी जो थी वहीं पर बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद में वह अपने वस्त्रों को उतार करके मैडम डीएसपी के पास में आता है। लेकिन उस दबंग व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह महिला जो है वह एक डीएसपी है। वह तो उसे उसी व्यक्ति की लड़की समझ रहा था, उसी गांव की। जैसे ही वह दबंग व्यक्ति आकर के दुल्हन के घूंघट को हटाता है, तैसे ही महिला डीएसपी तुरंत उस दबंग व्यक्ति के हाथ को पकड़ करके 2 तमाचे लगा देती हैं और वहीं पर रिवाल्वर से उसे डराने धमकाने लगती हैं और कहती हैं कि यदि तूने जरा सी भी होशियारी की तो मेरी पिस्तौल की गोली तेरे दिमाग को छलनी कर देगी। आज तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तूने बहुत सारा जुल्म कर लिया इस गांव के लोगों के ऊपर। बहुत सी लड़कियों और दुल्हनों को शिकार बना लिया तुमने। न जाने कितनी लड़कियों के साथ में तूने सुहागरात मना ली। अब तेरी सुहागरात उस ससुराल में मनेगी जहाँ पर तेरे जैसे हजारों कैदी बंद हैं। इस बात को सुनकर के वह दबंग व्यक्ति समझ जाता है और कहता है
कि मैडम जी आज तुम मुझसे गलत पंगा ले रही हो और तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बहुत बड़ी पावर है, कोई भी प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से तुम भी तुरंत ही चली जाओ। तब मैडम डीएसपी कहती हैं, अब तो तुझे पता चलेगा कि अब खैर किसकी नहीं है। उसी समय पर महिला डीएसपी जो थीं वह तुरंत डीएम साहब को फ़ोन करती हैं और इधर एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी वारदात इस इलाके में हुई है और अपराधी के पास ये हथियार बरामद हुए हैं। तो वहाँ से डीएम साहब भी और एसपी साहब भी सभी लोग उसी गांव में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में अपनी फोर्स के लिए भी वह फ़ोन करते हैं। इधर एसपी साहब भी अपनी पुलिस के लिए आदेश करते हैं। इसके बाद उस दबंग व्यक्ति के जितने भी पालतू कुत्ते थे उन सभी को पुलिस जाकर के गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में तुरंत महिला डीएसपी जो थी उस दबंग व्यक्ति को भी गिरफ्तार करवा लेती हैं और गिरफ्तार करवाने के बाद पुलिस की पूरी फोर्स उस गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। अब तो गांव के चारों तरफ पुलिस के हूटर ही हूटर बज रहे थे। उसका जो मकान होता है तब कोर्ट से आदेश लेने के बाद डीएम साहब और एसपी साहब उसे तुरंत ही जेसीबी की मदद से गिरवा देते हैं। इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का घर मकान सारा तहस नहस कर दिया जाता है। उसके बाद में उस दबंग व्यक्ति का गांव से नामो निशान मिटा दिया जाता है। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि पुराने समय में समाज में किस प्रकार के हालात हुआ करते थे। इन कहानियों में अक्सर आपने देखा होगा कि दबंग और प्रभावशाली लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करते थे, जिससे समाज समानता और न्याय की ओर अग्रसर न हो सके। हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है और यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में किसी प्रकार की गलत शक्ति का विरोध करना जरूरी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों को साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।